अच्छा जी, सो टुडे विल बी डूइंग टाइट्रेशन कर्व्स। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रंग की बात करें, अब ना इसमें सीन ऐसा है कि ये ए टू केमिस्ट्री का जो ना एक टॉपिक है, जो कि इन्होंने एएस में जो ना ले आए हैं। अब ये एएस में लाना बिल्कुल एक मुझे बेकार काम लगा, बिकॉज ना अगर हम बात करें ना टाइट्रेशन कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए, आपको ना कुछ तीन फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे, तीन इक्वेशंस बेसिकली। वो तीन इक्वेशंस ये वाली इक्वेशंस हैं। मसला सारा ये कि ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, ये बेसिकली ए टू केमिस्ट्री का पार्ट है अभी भी। तो अगेन इसको फिर ना एएस में हमें करने के लिए ना काफी स्टैंडर्ड वाली कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी और काफी स्टैंडर्ड से काम करना पड़ेगा। नेवर माइंड, मैं इसको कराता हूँ इंशाल्लाह, इसको देखेंगे तो होपफुली समझ आएगा। ठीक है। अगर हम टाइट्रेशन कर्व्स की बात करें तो हमारे पास जो है ना चार केसेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। एक केस में वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, एक केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है। ठीक है। तो ये चार केसेस हैं, चार टाइट्रेशन कर्व्स बनेंगे। अगर देखा जाए ना तो चार केसेस हैं और आठ टाइट्रेशन कर्व्स की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर लूँ, मतलब यहाँ पे पहले एसिड लिखा है फिर बेस है ना, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें बस ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, जो कर्व होगा बेसिकली, बट वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मैंने ये चारों स्टैंडर्ड केस की फोटो यहाँ पे अपलोड की हुई है, ये कोई इंटरनेट से कुछ नोट्स हैं उनकी फोटो है। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। बट अभी हम जल्दी से आते हैं। सबसे पहले ना हमें ये टाइट्रेशन कर्व से पहले टाइट्रेशन वाले थोड़े प्रोसीजर को समझना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम सबको पता ही होगा, बस ये कि इसको थोड़ा सा समझेंगे। टाइट्रेशन हमें पता है, हम यहाँ पे बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। हम इन सब एपेरेटस से भी फेमिलियर हैं, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट से, पिपेट से। इसके अंदर 25 cm का मार्कर होता है बेसिकली। अब यहाँ पे हमें ना एक छोटी सी बात याद रखनी है। टाइट्रेशन कर्व्स में यूजुअली होता ये है, या अगर आप नॉर्मल टाइट्रेशन की एग्जांपल की बात करते हैं ना, तो आपके पास ना आउट ऑफ एसिड या बेस आपके पास कोई एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता होती है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि आउट ऑफ एसिड और बेस द वन हुज कॉन्सेंट्रेशन वी वांट टू फाइंड इज बीइंग एडेड इनटू द ब्यूरेट। मतलब कि एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होती है, और एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम करनी होती है। हमेशा जब भी आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे आएंगे ना, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का मतलब ही मकसद ये होता है कि लेट्स से आपके पास सैंपल था लेबोरेटरी के अंदर, एक एसिड आया एक बेस आया, और वो आपसे कह रहे हैं कि ना इसकी ना मुझे कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ठीक है। तो आप जो लेट्स से अगर एसिड है, आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम करनी है ना, बेसिकली जैसे कि देखो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम करनी है उसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, ब्यूरेट के अंदर ऐड कर देंगे, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होगी उसको हम बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देंगे। ठीक है। अगेन ये बात कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। बट ये है कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। ये इसका इजी सीन है, चिल सीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सिर्फ छोटी सी बात कहेंगे कि हमेशा एक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, एक की हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है ना, उसको आप कहाँ ऐड करेंगे, ब्यूरेट में ऐड करेंगे। ठीक है। तो ब्यूरेट में आप जिसको ऐड करते हैं वो आपके पास टाइट्रेंट कहलाता है, और कॉनिकल फ्लास्क में आप जिसको ऐड करेंगे वो एनालाइट कहलाएगा। ठीक है। मैं कॉनिकल फ्लास्क में जिसको ऐड करूंगा वो क्या कहलाएगा, एनालाइट कहलाएगा। एनिमल। और ब्यूरेट में जिसको ऐड करूंगा वो क्या कहलाएगा, टाइटेंट। टाइटन कहलाएगा। ठीक है जी। अब जल्दी से आते हैं। यहाँ पे ना दो बातें और है जो हमें डिस्कस करनी, एक एंड पॉइंट वाला वर्ड है, एक इक्विवेलेंस पॉइंट वाला वर्ड है। इक्विवेलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर मोल्स ऑफ एसिड और बेस क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि आप लेट से ऊपर से ना ब्यूरेट से आप टाइट्रेंट को जो है ना गिरा रहे हैं, लाइक उसके ड्रॉप्स आ रहे हैं, और ना टाइट्रेशन हो रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट से आपने बोला कि सर 25 cm³ ऑफ जो है ना मेरे पास ब्यूरेट में जो भी था, लेट से एसिड था, जब आपने 25 cm³ ऑफ एसिड को ऐड करा तो मेरे पास मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ बेस बराबर हो गए। तो वो पॉइंट बेसिकली कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के अंदर आपको कलर चेंज नजर नहीं आता, कलर चेंज आपको नजर आता है एंड पॉइंट के ऊपर। लेट से 25 cm³ के अंदर मोल्स ऑफ एसिड और बेस आपके पास बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उसमें आपको कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। हाउएवर जब आप बहुत थोड़ा सा बेसिकली एक्स्ट्रा एसिड ऐड करेंगे ना, जैसे कि देखो आपने 25.20, ये जो एक्स्ट्रा 0.20 cm³ जो आपने ऐड करा है ना, उसकी वजह से आपको कलर चेंज नजर आएगा। और जिस पॉइंट पे कलर चेंज नजर आता है वो हम कहलाता है कि हम उसके कहते हैं कि वो बेसिकली हमारा एंड पॉइंट है। मतलब कि इट इज द पॉइंट इन टाइट्रेशन वेयर इंडिकेटर शोज कलर चेंज। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट टाइट्रेशन के अंदर जिसमें आपको कलर चेंज नजर आए वो आपके पास एंड पॉइंट कहलाएगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट आपके पास बेसिकली वो कहलाता है जहां जिसमें मोल्स ऑफ एसिड और बेस बराबर हो जाते हैं। अगेन ये बात भी आपको बस पता होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अभी ये मेजर कर्व्स वो आ गई हैं, उसको देखते हैं इंशाल्लाह। मुझे बताओ ये बात समझ आ रही है सर, आगे चलो। यस। ठीक है जी। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है। हमारा सारा गेम टाइट्रेशन कर्व का एंड पे ही है। ठीक है। इसकी तस्वीर मुबारक ले लें और इसको हमें बिल्कुल याद रखना है। देखें,
आपके पास जब भी कोई भी केस आएगा ना कि हमें टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है, और जहाँ उसमें जो बेस या अल्कीली हमने यूज कर रहे हैं वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर देखो बेटा एसिड स्ट्रांग होगा तो pH 1 या 2 लेना, अगर एसिड वीक होगा तो पीएच आपने 3 या 4 लेनी है। ठीक है। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो pH 13 या 14 लेंगे, बेस अगर वीक होगा तो pH 11 या फिर 10 ले लेंगे। ठीक है, या 12 भी ले सकते हैं। गॉट इट? बात समझ आ रही है? ये कुछ फिक्स ये पीएच की वैल्यू से ये हमें याद करनी है। गॉट इट? आगे चलूँ? यस और नो? Yes. फिर इसके अलावा हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर केस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास केस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला होगा तो उसमें आपके पास जो वर्टिकल रेंज आएगी, देखें जिस तरह अगर आप ऊपर आए, आपको ये वर्टिकल रेंज नजर आ रही है, इसमें छोटी नजर आ रही है, इसमें इस तरह की नजर आ रही है, इसमें इस तरह की नजर आ रही है। तो ये वर्टिकल रेंज ना केस टू केस वैरी करेगी। जब भी आपके पास जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्किली का केस होगा ना, तो उस केस में आपके पास जो वर्टिकल रेंज होगी वो 4 से 10 के बीच में होगी। ठीक है। और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्किली का केस होगा तो वर्टिकल रेंज 5.5 से 6.5 के बीच में होगी। और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्किली का केस होगा तो आपके पास वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 के बीच में होगी। ठीक है। और अगर आपके पास वीक एसिड एंड वीक एल्किली होगा तो उसमें कोई वर्टिकल रेंज नहीं, जैसे कि देखें यहाँ पे, इसमें कोई वर्टिकल रेंज नहीं, इसमें ये कर्व आके बस ऐसे जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है। तो इस बात को भी हमने याद रखना है, ये वर्टिकल रेंजेस हमें याद रखनी है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्किली तो 4 से 10, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्किली तो 5.5 से 6.5, और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्किली तो 7.5 से 10.5। ठीक है। तो ये Yes. वर्टिकल रेंजेस याद करनी, और साथ साथ हम बात करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जिसमें मोल्स ऑफ एसिड एंड एल्कली बराबर हो जाते हैं। अगर आप यहाँ गौर करें, जब एसिड और एल्कली दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 का है। जब एसिड और एल्कली दोनों वीक हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? तब भी pH 7 का है। हाउएवर जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपके पास एसिड वाली रेंज में लाया कर गया, बिकॉज देखिए 0 से 7 तो आपके पास एसिड होता है ना। तो जब आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ लाया कर जाएगा? बेसिकली एसिड वाले रीजन में। और जब आपके पास एल्कली स्ट्रांग हो जाएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ लाया कर जाएगा? बेस वाले रीजन के अंदर। ठीक है। यहाँ देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इक्विवेलेंस पॉइंट pH 5.5 का हो गया, स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट pH 9 का हो जाएगा। करेक्ट? बात समझ आ रही है सर? Yes. ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली वाले केस में इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गर है तो मैं उसके पास ले जाऊंगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाले केस में इक्विवेलेंस पॉइंट हम जो है ना, बिकॉज एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो हम वहां पे ले जाएंगे। ये फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यूज है। बस आपको ये बात पता हो और केस पता हो, अल्लाह अल्लाह फैसला ऑटो मेमोरी, और केस को आइडेंटिफाई करना आपको आ जाए। आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। आइडेंटिफाई से मेरा मकसद है सवाल को, क्वेश्चन को रीड करना है, और उसके बाद सिर्फ आपने देखना है कि इसमें एसिड या बेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सर? Yes. ठीक है जी। अब जल्दी से आते हैं यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली। मैं आपको बताता हूँ, अगर तो क्वेश्चन में ना इस तरह से लिखा आएगा ना, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो पहले लिखा हुआ है वो एनालाइट है। जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है? Analyte. और एनालाइट को हमने कहाँ ऐड करा है? Um. कॉर्निकल फ्लास्क में। ठीक है। एनालाइट को देखिए मैंने कहाँ ऐड करा है? कॉर्निकल फ्लास्क में। जो ब्यूरेट में जिसको ऐड करूंगा वो क्या कहलाएगा? टाइट्रेंट कहलाएगा। ठीक है। तो मैंने एनालाइट बेसिकली को मैंने जो है ना, बेसिक वो होगा जिसको मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करा है। स्ट्रॉन्ग एल्कली मेरा टाइटेंड हो गया। अब यहाँ पे आप देखें शाबाश जल्दी से, कि मेरे पास HCl और NaOH वाला रिएक्शन है। अब माशाल्लाह इतना केमिस्ट्री सबने पढ़ लिया है, मैं आपसे बोलूँ बेटा HCl और NaOH का रिएक्शन है, तो आप मुझे क्या ये नहीं बता सकती कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एल्कली है? यस और नो? Yes. ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको ना, ये इत्तेफाक की बात है, और ये क्योंकि मैंने खुद से केस लिखा है तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका वॉल्यूम गिवन है। तो आपको अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है फिर तो ऑन सीन है, नहीं तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, C1V1 = C2V2। ठीक है। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, अल्लाह अल्लाह खैर से सारा काम हो जाएगा। इस पार्ट को रहने दें, ये A2 केमिस्ट्री का चंक है। ये बेसिकली जो 3 फार्मूलाज है ना, इनको हम इस्तेमाल सिर्फ तब करेंगे क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ ना, जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एनालाइट है, राइट? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं कर्व पे आता हूँ। मैं कर्व से आपको ऊपर वाली बात समझाता हूँ थोड़ी सी। मैंने पहले ये कर्व ड्रॉ करा, मतलब ये एक्सेस, वाई एक्सिस पे मेरे पास पीएच आ गया, और एक्स एक्सिस पे हमेशा हमने वॉल्यूम ऑफ एनालाइट लेना है। मतलब कि सॉरी, हमेशा वॉल्यूम, हमने यहाँ पे ना, सॉरी सॉरी माय बैड, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है ना हमेशा वॉल्यूम ऑफ टाइटन लेना है। मतलब कि जिसको मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। बिकॉज मैं ऊपर से जिसको ऐड करता रहूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज करता रहूंगा। अब आप मुझे बताएं, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो मेरे पास एनालाइट था, दैट वाज जो मेरा एनालाइट था दैट वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? हाउएवर जो मेरा टाइटेंट है वो क्या है? NaOH है, राइट? अब क्या होगा
कि लेट्स से मैंने जो है ना बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क का सेटअप लिया हुआ है, और मैंने उसके अंदर ना 25 cm³ HCl को ऐड करा हुआ है। मुझे अच्छा एक सेकंड देखिएगा, मैं जरा एक मिनट जरा थोड़ा सही से बैठूँ, चार्जर भी बहुत हिल रहा है, 1 सेकंड। ओके जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस था। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH हमें पता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, राइट। तो आपने सबसे पहले कर्व को ड्रॉ करना है इस तरह, एक्सेस को। वाई एक्सिस पे आपने पीएच ले लिया, और एक्स एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट का मतलब है वो चीज जो कि मेरे पास ब्यूरेट के अंदर है। बिकॉज देखो, मुझे बताया मैं ब्यूरेट से उसको ड्रॉप करता रहूंगा ना, ऊपर से लाइक वो बार बार मेरे पास गिरे जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा। बिकॉज देखें आपके पास, लेट से अगर मैं ये केस की बात करूँ ना, यहाँ कॉनिकल फ्लास है। कॉनिकल फ्लास में मेरे पास कौन है भाई? HCl है, राइट। मैंने HCl का कितना वॉल्यूम लिया हुआ है? 25 cm³ लिया हुआ है, राइट। ऐसा ही है, यस और नो? Yes. अब मुझे बताएं, क्या इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप HCl का वॉल्यूम चेंज करेंगे क्या? Mm, नहीं करेंगे। HCl का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम किसका इंक्रीज होगा? ब्यूरेट वाले का। किसका सर? हमारा जो टाइट्रेंट है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर, वाई आपने जो है ना यहाँ एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट लिया क्यों है? बिकॉज बेटा HCl का वॉल्यूम तो चेंज होगा ही नहीं। जो आपका एनालाइट है उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा टाइट्रेंट का। तो आप टाइट्रेंट को ऊपर से गिरा रहे हैं ना बार बार, उसके yeah. ड्रॉप्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो टाइट्रेंट है, जो मैंने बेसिकली इस वक्त किसमें लिया है? ब्यूरेट के अंदर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने ब्यूरेट के अंदर बेसिकली लिया हुआ है NaOH को। ठीक है, अलग Yes. अलग है, सही वाली बात है। अब देखें, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। मुझे स्टार्ट, क्योंकि देखें आपने ना कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप ऊपर से ऐड करें ना, राइट। तो इस वक्त ना मेरा कंसिडरेशन कॉनिकल फ्लास्क पे, ठीक है। मुझे बताओ कॉनिकल फ्लास्क में मेरे पास कौन है? HCl है, राइट, यस और नो? Yeah. तो मैंने बेसिकली स्टार्ट HCl से करना है। क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है? Yes. हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या ली हुई है? 1 ली थी, राइट। ऐसा ही है। अल्लाह अल्लाह फैसला, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद अगर हम आते हैं, तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपने बेसिकली NaOH का वॉल्यूम भी 25 cm³ लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। 25 cm³ मेरा इक्विवेलेंस वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि जब आप 25 cm³ ऑफ NaOH को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है, तो जल्दी से इसकी वर्टिकल रेंज पे आते हैं। वर्टिकल रेंज बेटा इसकी क्या है? 4 से 10 के बीच में, राइट। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मैंने 1 से स्टार्ट किया। मैं pH 4 और pH 10 के बीच में आता हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी, और मैं इस वर्टिकल लाइन को स्पेसिफिकली 25 cm³ पे बनाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यस और नो? Yes. यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इधर आए, 4 से 10 की हमारे पास वर्टिकल लाइन जा गई। फिर मुझे बताया यहाँ पे NaOH एक स्ट्रॉन्ग एल के लिए, राइट। ऐसा ही है ना? तो अब क्या करेंगे, हम इसको फिर आगे एक्सटेंड करेंगे, और पीएच जो है ना 14 तक ले जाएंगे। यहाँ मैंने वॉल्यूम 50 cm³ ले लिया। मतलब कि मैंने अब ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन पता है क्या शो कर रहा है? कि बेसिकली आपके पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर शुरू की अगर मैं बात करूँ, तो दिस वाज माय स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने इसके ऊपर से जो है ना NaOH को के ड्रॉप्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। pH 4 और 10 के बीच में आपके पास जो है ना ये वर्टिकल रेंज है, और एग्जैक्टली pH 7 पे आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आना है। आपने हर टाइट्रेशन कर्व वाले क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट को मेंशन करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली वाला केस था ना, तभी आपका इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 का है। 4 से 10 के बीच की वर्टिकल रेंज आ गई, और फिर 10 से 14 तक की आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया। ये जो आपने 25 से 50 तक के रेंज है ना, ये पता है क्या शो कर रहा है? कि जब मैं इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद मजीद अल्कली ऐड करूंगा, तो मुझे बताएं क्या पीएच मेरा अल्कलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो? Yeah. बस ये वाला काम करना है और कुछ भी नहीं करना। Say. अब इसी में अगर मैं आता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अभी मैंने क्या लिखा हुआ है? पहले मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास पहले क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ऐसा ही है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एल्कली मेरा पास जो है ना कॉनिकल फ्लास्क में है, जो मेरा एनालाइट है। और टाइटन कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं स्टार्ट किससे करूंगा? कहने से मैं स्टार्ट एल्कली से करूंगा, बिकॉज मैंने स्टार्ट हमेशा कॉनिकल फ्लास्क वाले से करना है। तो इसका टाइट्रेशन कब स्टार्ट होगा? pH 13 या 14 से। इसमें उल्टा केस बन जाएगा। pH 13 या 14 से स्टार्ट होगा। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, मतलब कि मैंने HCl को लेना है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, आप कॉनिकल फ्लास्क में ना ऊपर से ब्यूरेट से एसिड को ऐड करें, तो pH 13 से कम होता 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 10 से 4 तक की वर्टिकल रेंज आ जाएगी। pH 7 पे इक्विवेलेंस पॉइंट, और फिर हम इसको इंक्रीज करते करते 1 तक ले जाएंगे, pH 1 या 2 तक, ठीक है। अब लेट्स से बेसिकली पेपर मैंने दिया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट 13 से कर लिया, आपने 14 से कर लिया। कोई मसला नहीं, हम दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड था, मैंने 1 पे किया, आपने 2 पे किया, हम दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें ना रेंज है, मतलब कि आप pH 1 2 भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एल्कली का 13 14 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये आप स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 लें, स्ट्रॉन्ग एल्कली का 13 लें। करेक्ट। Yeah. अब अगर हम
ये वाले केस बी पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अच्छा देखो अभी ना मैं आपको क्वेश्चन पे फेमिनी मार्क्स वाला पेपर खोल के ना ये वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो उसमें हम ना ये बात समझेंगे कि एग्जामिनर हमें किस तरीके से बता रहा है कि कौन सा एनालाइट है कौन सा टाइटेंट है। पहले मुझे बताएं एनालाइट कौन होता है, जिसको मैं कहाँ ऐड करता हूँ, ब्यूरेट में या कॉनिकल फ्लास्क में? कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है। और जिसको मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ ब्यूरेट के अंदर, वो मेरे पास क्या कहलाता है? टाइटेंट। टाइटेंट कहलाता है। इस केस में पहले कौन सा लिखा हुआ है? एनालाइट। एसिड। एसिड लिखा हुआ है राइट, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एनालाइट हो जाएगा और ये टाइटेंट हो जाएगा। अब माशाल्लाह सारे बच्चों जो ना इतना एज से पढ़ा है, अब आप मुझे खुद बताएं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहना से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस और नो? यस। अमोनिया वीक एल्कली है, यस और नो? वीक बेस है, एल्कली तो नहीं, ये वीक बेस है। तो मैं जैसे ही HCl और अमोनिया को देखूंगा, मेरा दिमाग ऑटोमेटिक मुझे क्या बताएगा कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली वाला केस है, मतलब वीक बेस वाला केस है। जैसे ही ये बात मैं सुनूंगा, मैं फौरन ऊपर भागूंगा और मैं ऊपर आके अपनी रेंजेस पे आऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 1 था, वीक एल्कली का बेस pH 11 था, मतलब कि 1 और 11 का सीन होगा। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली वाला केस है, तो आपके पास जो वर्टिकल रेंज है वो 5.5 से 6.5 के बीच में हो गई, और इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्टली 5.5 का हो गया। करेक्ट बात समझ आ रही है सर? नो? यस। अब अगर हम नीचे आते हैं इस पे, तो हमें यहाँ पे ना उन्होंने बेसिकली अमोनिया का ना वॉल्यूम बताया हुआ नहीं था। तो मैंने C1V1 इक्वल टू C2V2 करा, तो मेरे पास वो 25 ही आ गया। मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे अमोनिया मेरे पास बेसिकली क्या है, टाइट्रेंट है, मतलब कि मैं ऊपर से अमोनिया को ऐड करूंगा, तो एक्सेस के ऊपर मैं बेसिकली वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ले लूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर से कैसे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एनालाइट से शुरू करते हैं। pH 1 लिया, मैं यहाँ पे 25 पे आऊंगा। इस बार जो मेरी वर्टिकल रेंज है बेटा, वो 5.5 से 6.5 के बीच में, राइट? तो मैंने बेसिकली 5.5 से 6.5 के बीच की वर्टिकल रेंज बना दी। ये 7 हटाया, 7 गलत लिखा हुआ है, देखो। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो 5.5 से हमारे पास जो है ना 6.5 के बीच की वर्टिकल रेंज आ गई। अल्लाह अल्लाह खैर चला, 1 से स्टार्ट किया, 5.5 से 6.5 के बीच की वर्टिकल रेंज। और उसके बाद मैंने 5.5 पे इक्विवेलेंस पॉइंट शो कर दिया। क्योंकि मेरे पास वीक बेस है, तो फिर उसके बाद मैं मजीद जब ऐड करूंगा 50 cm क्यूब, तो मेरा pH बेसिकली 11 तक ही जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 11 तक मार्क कर दिया। गॉट इट, यस और नो? यस। अब अगर इसी का उल्टा ग्राफ होता है, वो मुझे बोलते हैं वीक एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, तो फिर मैं उसको उल्टा कर लेता, फिर मैं स्टार्ट करता pH 11 से, समवेयर लाइक दिस, यूं आता, और इसको एंड बेसिकली कहाँ पे करता, 1 पे करता। करेक्ट बात समझ आ रही है सर? नो? यस। और इक्विवेलेंस पॉइंट वही है। आप बेसिकली जो इसमें पार्ट जो A2 का था ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी इसमें नहीं ऐड हुआ हुआ, हम उन 3 इक्वेशंस की मदद से इक्विवेलेंस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग पीएच को कैलकुलेट करते हैं, और एंडिंग पीएच को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे पास एएस के अंदर वो फॉर्मूलाज नहीं है, वो इक्वेशंस नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज को बस याद रखेंगे और उन्हीं को इस्तेमाल करके जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट बात समझ आ रही है सर? नो? यस। अब इस पे आते हैं। शाबाश, मुझे बताएं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात करेंगे, तो फिर मेरा वीक एसिड क्या हो गया, एनालाइट हो गया, राइट? और स्ट्रॉन्ग एल्कली टाइट्रेंट हो गया। मुझे बताएं मैंने एक्सेस के ऊपर किसके वॉल्यूम को लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के या वीक एल्कली, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एल्कली के या वीक एसिड के? स्ट्रॉन्ग एल्कली के। हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली के वॉल्यूम को एक्सेस पे लेना है, बट मुझे स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट। वीक एसिड से स्टार्ट करना है। मतलब जो मेरा टाइट्रेशन कर्व स्टार्ट होगा ना, वो भी वीक एसिड से स्टार्ट होगा। करेक्ट, यस और नो? यस। स्टार्ट से मेरा मतलब कि मैंने बिगिन कहाँ से करना है। अब वीक एसिड की पीएच और स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच हम ऊपर से जाके देख लेते हैं, हमें ऑलरेडी याद है, लेकिन चलो जल्दी से देख लें। वीक एसिड की पीएच हमें पता है, हमने बेसिकली 3 लेनी है, और स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच हमने 13 लेनी है। यहाँ जो मेजर केस क्या है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाले केस में आपके पास जो है ना, जो वो होती है वर्टिकल रेंज, वो 7.5 से 10.5 के बीच में है, और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो pH 9 का होता है। गॉट इट, यस और नो? यस। राइट, चले शाबाश। जल्दी से नीचे आते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगेन ये, अब ऑफ कोर्स अगर मुझे पता है कि मेरे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और कोई भी कार्बन कंटेनिंग एसिड है, तो वो सारे एसिड्स क्या होते हैं, कहने से वो वीक एसिड्स होते हैं, यस और नो? या। तो मेरे पास ये जो इथेनोइक एसिड है, ये वीक एसिड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग एल्कीन है। मैंने यहाँ पे इथेनोइक एसिड से स्टार्ट करना है। जो आपका एनालाइट होगा ना, स्टार्ट आपने उससे करना है, लेकिन एक्सिस पे आपने टाइट्रेंट को ही कंसिडर करना है। गॉट इट, यस और नो? तो मेरे पास वीक एसिड बेसिकली मैंने इथेनोइक एसिड था, तो मैंने अल्लाह अल्लाह का एसिड 13 से स्टार्ट करा, सॉरी pH 3 से स्टार्ट करा, 3 से मैं आया हूँ। और उसके बाद फिर मेरे पास जो वर्टिकल रेंज थी, वो वर्टिकल रेंज क्या थी, 7.5 से 10.5 के बीच में, राइट? हमारे पास ये 7.5 से 10.5 के बीच की वर्टिकल रेंज थी। अल्लाह अल्लाह खैर सला, मैंने 7.5 से 10.5 के बीच की वर्टिकल रेंज बनाई, ये रही
7.5 से 10.5 के बीच की वर्टिकल रेंज बनाई, और क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एल्केली है तो मैं 50 cm³ पे यहाँ पे pH 13 पे ले गया। करेक्ट बात समझ आ रही है सर? नो? Yes. ठीक है। और मैंने जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो pH 9 पे दिखा दिया, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एल्केली था तो मेरा वर्टिकल रेंज कहाँ चला गया? pH 9 पे चला गया। करेक्ट, मेक सेंस? बात समझ आ रही है? आगे चलो, यस और नो? Yeah. ठीक है जी। लास्ट केस पे आते हैं। लास्ट केस आपके पास वीक एसिड वीक एल्कली वाला है, तो अगेन इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। वीक एल्कली आपका टाइट्रेंड है, वीक एसिड एनालाइट है। एनालाइट आपने pH 3 से स्टार्ट करा है, और वीक एसिड मतलब pH 11, तो आपने यहाँ पे खत्म करना है। इसमें कोई वर्टिकल रेंज नहीं है, और क्योंकि इसमें ये दोनों ही वीक है तो आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? pH 7 का हो जाएगा। गॉट इट? मेक सेंस? Yes. तो ये सारे केसेस हैं, इनको आप लोग देख लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो आगे चलो, ये सारे केसेस हैं, तो बस इसको अंदाजा करना है। अच्छा, अब ना ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। अगेन ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि ना आई बिलीव कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। अभी जो फेब मार्च में क्वेश्चन आता है वो तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर हमें थोड़ा सा दिमाग हमारा अपना चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको देखते हैं। अब ना हमें बेसिकली अंदाजा ये लगाना है क्वेश्चन से कि हम किसको टाइट्रेट कर रहे हैं विद सब्सटेंस, मतलब कि ना हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में कौन है और जो है ना ब्यूरेट में कौन है, बिकॉज हमने उसी से जो है ना टाइट्रेशन कर्व को पूरा डिजाइन करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले वो मुझसे कह रहे हैं 10 cm³ सैंपल ऑफ 0.150 मोल/dm³ ऑफ अमीनो इथेनोइक एसिड। अब ना मुझे उन्होंने बेसिकली ये जो अमीनो इथेनोइक एसिड है इसका वॉल्यूम और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, राइट? अब आप मुझे बताएं, ये जो अमीनो इथेनोइक एसिड है इसका जो वॉल्यूम और मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो अगेन, और सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि क्या अमीनो इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा? Strong acid. अमीनो इथेनोइक एसिड, अमीनो इथेनोइक एसिड का Weak मतलब है कि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, इजंट इट? Yeah, yeah, weak acid. तो ये वीक एसिड हो गया। तो मैंने बेसिकली अमीनो इथेनोइक एसिड मतलब कि जो मेरा सैंपल है वो वीक एसिड का हो गया, और उसको मैं बेसिकली जो है ना, अच्छा अभी अभी हम इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वो कॉनिकल फ्लास्क में है कि नहीं है। वो हमसे क्या कह रहे हैं कि देखो, अ 10 cm³ सैंपल ऑफ 0.150 मोल/dm³ ऑफ अमीनो इथेनोइक एसिड विद अ pH ऑफ 5.3 was titrated with। ये जो was titrated with की बात करें ना, मतलब कि हम उसको टाइट्रेट कर रहे हैं विद 0.100 मोल/dm³ ऑफ NaOH। तो आप ना अमीनो इथेनोइक एसिड को टाइट्रेट करो विद NaOH। विद NaOH का पता है मतलब क्या है? कि ऊपर ब्यूरेट से आपके पास NaOH गिर रहा है, और कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास अमीनो इथेनोइक एसिड है। आपको बात समझ आ रही है? यस और नो? Yes. हमने इस वर्डिंग को देखना है कि हम किसको किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप टाइट्रेट करो अमीनो इथेनोइक एसिड को विद NaOH, राइट? तो NaOH आपके पास बेसिकली क्या हो गया आपका? व्हाट डू यू से? Nitrogen. टाइट्रेंट हो गया, बिल्कुल, मतलब कि वो आपका ब्यूरेट के अंदर है। और अमाइनो इथेनोइक एसिड आपके पास क्या हो गया? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हो गया, मतलब कि वो आपका एनालाइट है। मुझे बताओ, मैंने एक्सिस पे किसको लेना है? अमाइनो इथेनोइक एसिड को लूंगा या NaOH को लूंगा एक्सिस के ऊपर? NaOH. NaOH को लूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट किससे करूंगा? स्टार्ट में अमाइनो इथेनोइक एसिड से करूंगा, बिकॉज वो मेरा एनालाइट है, राइट? ये सर? Yes. अब तो अभी तक उन्होंने मुझे बेसिकली NaOH का जो है ना कॉन्सेंट्रेशन बताई भी है, फिर वो मुझसे क्या कह रहे हैं? आफ्टर 20 cm³ ऑफ NaOH एन एक्सेस हैड बिन एडेड। मतलब कि जब आपने 20 cm³ ऑफ NaOH को ऐड किया ना, वो एक्सेस के अंदर चला गया था, एंड द pH वाज फाउंड टू बी 12.5। ये ना बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बिकॉज उसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जब मैंने 20 cm³ ऑफ NaOH को ऐड करा ना, जो कि मैंने एक्सेस के अंदर लिया था, तो आपके पास pH जो है ना वो 12.5 तक चला गया। मतलब कि ये 20 cm³ है ना, इतना NaOH जब आप ऐड करेंगे तो NaOH एक्सेस में चले जाएगा। मगर मुझे बताएं, हमारे पास जो वर्टिकल रेंज आती है वो तो इक्विवेलेंस पॉइंट की आती है, राइट? यस और नो? Yes. अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना NaOH चाहिए कि मेरे पास जो है ना बेसिकली क्या आ जाए, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे C1V1 वाला। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर डेटा आ गया, अमाइनो इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, उसका वॉल्यूम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका pH। उसका pH मुझे उन्होंने बताया है 5.3 है, तो मेरा ये स्टार्टिंग pH तो मुझे पता चल गया, राइट? तो अल्लाह अल्लाह फैसला, मैंने पहले 5.3 पे एक पॉइंट तो लगा दिया। करेक्ट, यस और नो? Yes. फिर NaOH का मैंने स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मुझे वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पता है 0.100। अब मैं क्या करूंगा? C1V1 इक्वल टू C2V2 करूंगा। हाउएवर कुछ बच्चे मुझे यहाँ बोलेंगे कि सर NaOH का हमें वॉल्यूम तो गिवन है, बट बेटा NaOH का जो ये 20 cm की वॉल्यूम गिवन है, ये वो वॉल्यूम है जो कि एक्सेस का वॉल्यूम है। मतलब कि जब आप इतना वॉल्यूम ऐड कर दोगे ना NaOH का, तो एसिड सारा न्यूट्रलाइज हो चुका होगा और NaOH ऑलरेडी एक्सेस के अंदर होगा। डज दैट मेक सेंस? Yeah. बट हमें जो वर्टिकल रेंज लेनी होती है वो हमेशा उस वॉल्यूम की लेनी होती है जिस वॉल्यूम पे स्पेसिफिकली आपके पास क्या हो,
कि जिस वॉल्यूम पे स्पेसिफिकली आपके पास जो है ना लाइक आप कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो सके, मतलब कि मोल्स ऑफ एसिड और एल्कली बराबर हो जाए। ठीक है। Yeah. ठीक है जी। अब हम जल्दी से आएंगे फॉर्मूला पे। C1 E1 = C2 V2। देखो, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 0.150 आ गया, वॉल्यूम 10 cm³ आ गया, इज इक्वल टू C2V2 की बात करेंगे तो मेरे पास इसी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 है, इसका वॉल्यूम मुझे मालूम नहीं है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आंसर आ रहा है 15 cm³। इसको जरा सॉल्व करके जल्दी मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 15 cm³ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। Yes. ठीक है। मतलब कि सर, जब आपने NaOH को जब आप 15 cm³ तक ऐड करेंगे ना, तो उतने NaOH में आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा। और जब 20 cm³ ऐड करेंगे तो आपके पास वो एक्सेस का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। Access. ठीक है। अब मुझे ना जल्दी से मतलब आप ये बात भी बताएं कि ना इससे कि ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एल्कीन है, यस और नो। ये बात भी Yeah. हमें समझ आ गई, राइट। तो अब हम Hmm. जल्दी से ऊपर जाते हैं और इसकी वर्टिकल रेंज को ले आते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कीन की। शाबाश। 7.5 till 10.5. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कीन की 7.5 से 10.5 के बीच में, राइट। नीचे Hmm. आते हैं। मैं इसके ना इस कर्व को ड्रॉ करता हूँ आपके साथ, ठीक है। हम जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। शाबाश। मैं यहाँ बोलूंगा कि देखें, ये मेरा एक एक्सेस आ गया, ये एक्सेस आ गया। यहाँ मैं बेसिकली वॉल्यूम किसका लूंगा, Alkali. एल्कली का, राइट। वॉल्यूम ऑफ NaOH का लूंगा, राइट। ये मेरा pH है, ये 14 आ गया और ये 1 आ गया, राइट। ये 7 आ गया आपके पास। अभी ज़्यादा वैल्यूज में हम लगा नहीं रहे, बस मुनासिब सा काम करेंगे। अब यहाँ पे ना ये जो मैंने सारी वर्किंग करी है, मुझे ये पता चला है कि मेरे पास ये जो अमाइनो इथेनोइक एसिड है ना, ये एक वीक एसिड है। और उन्होंने मुझे ना इसका स्टार्टिंग पीएच ऑलरेडी बता दिया, विच इज 5.5, राइट। तो मैं पहले 5.5 पे जो है ना एक पॉइंट मार्क करता हूँ। मैं बोलूंगा देखिए सर 5.3, सॉरी 5.3, 5.3 ये रहा, ये मेरा स्टार्टिंग पीएच हो गया। फिर मुझे पता चला था कि देखिए सर, जब मैं 15 cm³ ऑफ NaOH को ऐड करूंगा तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बराबर होगा। 20 cm³ को ऐड करेंगे तो वो एक्सेस का हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 15 पे, फिर यहाँ पे आता हूँ 20 पे। ठीक है। अब हम यहाँ से आएंगे 7.5 से 10.5 के बीच की जो रेंज है वो ये रही। मैं इसको बेसिकली यहाँ तक लेकर आऊंगा और 7.5 से 10.5 की रेंज यहाँ रहेगी। और उसके बाद जो है ना, हमें एंडिंग पीएच भी मालूम है। एंडिंग पीएच कितना था हमारे पास, 12.5 था, राइट। यस और नो, बिकॉज 20 cm³ ऐड करने पे 12.5 तक पीएच जा रहा था, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊंगा 12.5, मैं इसको मार्क कर दूंगा और ये 20 cm³ तक चला गया। बिकॉज मैंने एक्सेस के अंदर जब 20 cm³ को ऐड करा था, जब मैंने 20 cm³ ऑफ NaOH को ऐड करा है, तो मेरे पास जो पीएच है वो 12.5 हो गया। तो अल्लाह अल्लाह खैर 5.3 से लेके मेरे पास यहाँ पे आ गया, 7.5 से लेके 10.5 और 10.5 से लेके 14.5 तक की रेंज आ गई। करेक्ट, मेक सेंस, बात समझ आ रही है, यस और नो। Yes. 100% क्लियर है। अब इसको देखें, यहाँ पे भी ऐसे विड्रॉ हुआ हुआ है। वॉल्यूम ऑफ टाइटेंड है, अल्लाह अल्लाह खैर 15 cm³ वाला, ये देखें। 5.3 से हमने स्टार्ट करना है, 7.5 से 10.5 की वर्टिकल रेंज है, और फिर हमने बेसिकली इसको 12.5 तक हमारा एक वो दिखाना है एक्सेस वाला पॉइंट। और पीएच हमने यहाँ पे वॉल्यूम 20 cm³ लेना है। ठीक है। Yeah. और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की, वो क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्योंकि ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट pH 9 का होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह इसको मार्क करेंगे, pH 9 पे आपका क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। करेक्ट, मेक सेंस। Yeah. अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। जल्दी से फेब मार्च वाला पेपर ओपन करते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं, उसके क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आज सुबह सॉल्व किया था। आज सुबह नहीं, मतलब कल ही बच्चों के साथ सॉल्व कर लिया था, लेकिन चलें इसको हम देख लेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें ना, तो बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं स्केच द पीएच टाइट्रेशन कर्व फॉर दिस रिएक्शन। ऊपर आए, उन्होंने आपसे क्या बोला है कि एट रूम टेम्परेचर दिस इज एन एसिड। क्या ये कार्बन कंटेनिंग एसिड है, बिल्कुल है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, राइट। मेक सेंस, यस और नो। Yes. वो आपसे कह रहे हैं कि इट अंडरगोज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन विद NaOH
फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, स्केच द pH कर्व ऑफ ऑन फिगर 4.1 फॉर द रिएक्शन ऑफ 25 cm cube of 0.10 mole per dm cube of this acid and NaOH added to excess। मतलब कि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहा हूँ टू एक्सेस। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को खुद से ऐड कर रहा हूँ तो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया फिर, कहना से टाइट्रेंट हो गया, Yes. क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। टाइट्रेंट का मतलब क्या है कि ये मेरे पास कहाँ मिलेगा मुझे, Butane. बियरेट के अंदर मिलेगा। ग्रेट। और तभी आप देखो हमारे पास जो एक्सेस है उसके अंदर ऊपर वॉल्यूम ऑफ NaOH ही है, राइट। अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं करा, मैंने बोला कि देखें सर बात सारी ऐसी है, मुझे ना एसिड का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन पता थी, और जो एल्किली है उसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता, उसकी मुझे वॉल्यूम नहीं पता। मैंने C1V1 = C2V2 वाला फॉर्मूला लगाया और मुझे पता चल गया कि 25 cm³ ऑफ NaOH जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा। क्योंकि ये वीक एसिड था तो वीक एसिड का स्टार्टिंग पीएच मैंने 3 ले लिया। अब लेट से मैंने 3 लिया है, आपने 4 लिया है, कोई मसला नहीं, हमारे पास 3 4 चल जाएगा। ठीक है, 2 ना लीजिएगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया, मैं 3 से आऊँगा 25 cm³ तक। अब क्योंकि ये मुझे बताओ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है, तो आपके पास जो वर्टिकल रेंज है वो 7.5 से 10.5 के बीच की आ गई, राइट, यस और नो, Yeah. है ना। और उसके बाद फिर बेसिकली क्या होगा, हम 10.5 से इसको एक्सटेंड करेंगे और मैं इसको एंड में 45 cm³ तक ले गया। मतलब कि जब मैं 45 cm³ ऑफ NaOH ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, NaOH एक्सिस के अंदर चला जाएगा और उस वक्त जो मेरे पास जो पीएच होगा वो 13 आ जाएगा। गॉट इट, मेक सेंस। Yes. तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे पास कोई भी केस आ जाएगा, हमने सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि एनालाइट कौन है, मतलब कि मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में कौन है, और मैंने ये अंदाजा लगाना है कि मेरे पास जो ब्यूरेट में कौन है, मतलब कि जो ऊपर से जो टाइट्रेंट है ना, बेसिकली वो कौन है। और हमने हमेशा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को एक्सेस पे लेना है, मतलब कि एक्स एक्सेस पे मैंने उसको मेंशन करना है। स्टार्ट मैंने एनालाइट से करना है और उसके बाद वर्टिकल रेंज हमें याद होनी चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट याद होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पीएच याद होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह ऐसे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। सारे पैसे जो है ना वो इस पेज के, इस पेज के। आपको ये वैल्यूज याद हैं, और आपको सवाल को रीड करके अगर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि कौन एनालाइट है और कौन, बिकॉज देखें हम कहते हैं कि मैं NaOH को टाइट्रेट कर रहा हूँ विद एसिड, जो ये जो विद के साथ होता है ना, विद एसिड, तो एसिड मेरा क्या हो गया, जिसको मैं ऊपर से Titrate. ऐड कर रहा हूँ, टाइट्रेट हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर द टाइट्रेशन कर्व्स। ठीक है, ये फेब मार्च वाला क्वेश्चन है, फेब मार्च 2026 वाला। Yes. ओके जी।